नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। दिन ब दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या अपनी 4 गुनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से कोरोना ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसलिए अब सरकार रेमडेसिविर वैक्सीन पर एक्शन में है। साथ ही देश में हो रहे ऑक्सीजन की कमी के लिए अब सिंगापुर से ऑक्सीजन का आयात किया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी अब 34 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे वहां कोरोना की चैन टूट सके। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे कोरोना ने एक नया रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है, क्योंकि आज लगातार पिछले कई दिन से 3 लाख से ऊपर मामले जा रहे हैं। इसके अलावा रेमडेसिविर, वो इंजेक्शन जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो दवा जिसके लिए बाहर लंबी किल्लत है और ऐसे में कालाबाजारी की भी तस्वीरें सामने आ रही है, उस पर एक्शन में सरकार नजर आ गई है। तो सिंगापुर से ऑक्सीजन इंपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा आपको हम बता दें कि लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। हालांकि इस बीच जो खबरें आ रही हैं वो यही कि ऑक्सीजन की किल्लत से अभी भी कई अस्पताल लगातार जूझ रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण फैलाने वाला ट्रिपल म्यूटेंट वायरस पाया गया है और इससे कोरोना वायरस का बंगाल स्ट्रेन कहा जा रहा है। यह वायरस के तमाम पुराने स्ट्रेन से ज्यादा तेजी के साथ फैलता है और संक्रमित व्यक्ति को ज्यादा तेजी से बीमार करता है। इस वायरस के कुछ सैंपल दिल्ली और महाराष्ट्र में भी मिले हैं, तो आप लोग बेहद एहतियात रखिए। पुराने स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक है ये बंगाल स्ट्रेन के सैंपल दिल्ली और महाराष्ट्र में भी मिले हैं। तो कोरोना का ये खतरनाक ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन जो अब मिला है देश के अंदर, वो बंगाल में मिला है और अब इसके सैंपल दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में भी देखने को मिले हैं। तो आप लोग बेहद एहतियात रखिए। लगातार इन खबरों को पहुंचाने का आप तक मकसद यही है कि आप लोग सावधान रहें, आप लोग जागरूक रहें और आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप चाहते हैं तो लगातार हमने नंबर भी स्क्रीन पर दे रखे हैं। डॉक्टर्स का पैनल लगातार हम अपने साथ रख रहे हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान कर पाए, आपको घर बैठे इलाज हम उन डॉक्टर से दिलवा पाए, क्योंकि ऐसे वक्त में मुश्किल घड़ी है, अस्पताल जाना नामुमकिन हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके हमारी कोशिश जो है वो यही है कि इस मुसीबत की घड़ी में इंडिया न्यूज आपके साथ इस वक्त खड़ा रहे, आपकी परेशानी को समझे। आपके जो भी सवाल हैं, अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जाना बहुत मुश्किल है, डॉक्टर्स की इस वक्त इतनी ज्यादा किल्लत हो रही है कि डॉक्टर्स भी हाथ नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी कोशिश है इंडिया न्यूज पर डॉक्टर्स को बिठाकर आपको घर बैठे इलाज दिलाने की। और चाहिए अब बात कर लेते हैं हम कि आखिर टॉप 4 देश वो कौन से हैं, सबसे ज्यादा संक्रमित टॉप 4 देश, जिसमें आपको हम बता दें कि अमेरिका में यहां पर जो पूरा मामला सामने आया है, अमेरिका में 3 करोड़ 27 लाख है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ब्राजील की हम बात करें तो ब्राजील में भी ये आंकड़ा जो है 1 करोड़ 42 लाख, और वहीं आपको बता दें कि 3 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में भी आंकड़ा 54 करोड़ तक पहुंच चुका है, 54 लाख तक। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर भारत की, तो भारत में ये मामले आंकड़े बहुत ज्यादा है यहाँ पर बढ़े हुए। तो भारत में कोरोना के केस जो है 1,58,374 है। मौत का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। और इसके अलावा मुंबई की बात करें, केस है 6,22,148 और मौत है यहाँ 12,726। केरल में केस है 13,77,187। इसके अलावा गुजरात में केस है 4,81,737। मौत का आंकड़ा है 6,171। और इसके अलावा अब जो आ जाते हैं वो इस बात पे, क्योंकि वैक्सीन को कहा जा रहा है कि वैक्सीन आप लगवाइए, वैक्सीन का डोज आप लीजिए, लेकिन वैक्सीनेशन कम क्यों हुआ है, ये बड़ा सवाल है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर देश में अमेरिका के मुकाबले कब कम हुआ वैक्सीनेशन। अगर आप ग्राफ पर नजर डालेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा। देश में आपको बता दें कि रोज लगने वाले टीकों का औसत 10 अप्रैल को 36.6 लाख तक पहुंच गया है और 5 अप्रैल के बाद भारत में रोज अमेरिका से ज्यादा टीके लग रहे थे। लेकिन 15 अप्रैल के बाद भारत में टीके लगने कम हो गए और इन सब के बीच शुरुआती दिनों में भारत 9 दिन अमेरिका से वैक्सीनेशन में आगे रहा था। लेकिन जैसे ही देश में कोरोना के मामले ने स्पीड पकड़ी, वैक्सीनेशन की स्पीड धीमी नहीं बल्कि बहुत धीमी होती चली गई। तो ये कारण है कि वैक्सीनेशन कम हुआ है। और राहुल गौतम दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, आज 6 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया था उसकी म्याद पूरी हो रही है और ऐसे में खबर यह है कि आने वाले 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल कोई ऐलान कर सकते हैं, इस बारे में कोई खबर आपके पास? बिल्कुल सही कहा।
अब 12 बजे से पहले हमें बताया जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण मीटिंग ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री। इसके अलावा उसमें जितने तमाम आला अधिकारी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के, दिल्ली सरकार के, वो मौजूद रहेंगे और दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, ऐसी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। इसका कारण बहुत आसान है। दिल्ली के अंदर लॉकडाउन होने के बाद भी 24,000, 26,000, 28,000 केस आ रहे हैं। तो अगर दिल्ली में अगर लॉकडाउन खोल दिया जाता है इस समय, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो आंकड़ा है ये 35,000, 40,000 को पार कर जाएगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा लीदा, कि जो दिल्ली के अंदर जो ये केसेस में कमी दिख रही है आपको, क्योंकि पहले 28,000 का आंकड़ा छू गया था और पिछले 2 दिनों से 24,000 केस आ रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर टेस्ट होने कम हो गए हैं। दिल्ली के अंदर कल मात्र 75,000 टेस्ट हुए थे, जो कि 25% कम है जो आमतौर पर होते हैं। तो और जो दिल्ली की जो पॉजिटिविटी रेट है वो अभी भी 32% है। तो आप ये मान के चलिए कि दिल्ली के अंदर हर तीसरा व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है। और क्योंकि टेस्टिंग में कमी हो गई है इसलिए नंबर कम हो गए हैं, अन्यथा बीमारी कहीं गई नहीं है, महामारी हमारे बीच मौजूद है। इसी वजह से लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है 1 हफ्ते के लिए, ताकि जो चेन है इस कोरोना वायरस की उसको तोड़ा जा सके। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर लॉकडाउन खोला जाता है और नंबर अगर बढ़ते हैं तो दिल्ली की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो पहले से ही चरमरा रही हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकती हैं। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, आप जानती हैं। दिल्ली के अंदर बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शंस नहीं है, टेस्टिंग तो मैंने आपको पहले ही कहा कि वैसे ही कम कर दी गई है। तो अगर इन हालातों में अगर लॉकडाउन को खोला जाता है तो दिल्ली के अंदर जो हालात हैं वो विस्फोटक हो सकते हैं और चीजें जो हैं बाहर हाथों से बाहर निकल सकती हैं। इस वजह से पूरा विचार बनाया जा रहा है, पूरा मन बनाया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन बढ़ाया जाए कम से कम 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि कल सुबह जो 5 बजे इसकी मियाद पूरी हो जाएगी। हाँ, ठीक है राहुल, लेकिन ऐसे में राहुल सवाल ये भी है कि सिर्फ लॉकडाउन लगाने से ही इस बीमारी से निजात नहीं पाई जा सकती। जैसे कि आप बता रहे हैं कि टेस्टिंग बहुत कम हो रही है और हकीकत भी है, हमारे भी कई साथी ऐसे हैं जिन्हें आशंका है पूरी कोविड पॉजिटिव है, रिपोर्ट उन्होंने टेस्ट करा लिया है लेकिन रिपोर्ट 8-8 दिन तक नहीं आ रही है। ऐसे में सही आंकड़ा कैसे निकलकर सामने आएगा? और दूसरा, सिर्फ लॉकडाउन ही क्या अब इसका हल बचा है? बाकी और जो समस्या है उनकी तरफ भी ध्यान नहीं देना चाहिए सरकार को? देखिए, लॉकडाउन कोई हल नहीं है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इससे सिर्फ और सिर्फ जो वायरस है उसकी जो रफ्तार है वो धीमी होती है। वायरस कहीं जाता नहीं है, वायरस हमारे बीच में मौजूद रहता है। ये देश 70 दिनों का लॉकडाउन पहले भी देख चुका है और उसके बाद आज क्या हालात हैं ये आप भी जानती हैं। तो सिंपल तौर पे आप ये मान के चलिए कि लॉकडाउन जो है वो आखिरी रास्ता होता है सिर्फ इसको धीमा करने के लिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई जा सकें उस मियाद के अंदर। अगर 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगता है तो दिल्ली सरकार का मानना है कि वो जो बेड्स हैं उनको बढ़ा सकती है उस 1 हफ्ते के अंदर। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसको बढ़ाया जा सकता है उस 1 हफ्ते के अंदर। और अगर उसके बाद अगर कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन खोला जाता है तो शायद जो चीजें हैं वो मैनेज की जा सकती हैं, इसीलिए लॉकडाउन के बारे में विचार किया जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन अगर आप लगाएंगे तो मैंने जैसे कहा कि अभी भी लॉकडाउन दिल्ली के अंदर चालू है, लेकिन दिल्ली के अंदर फिर भी 24,000, 26,000, 28,000 अगर मामले आ रहे हैं तो आप सोच सकती हैं अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो उसके बाद क्या स्थिति हो जाएगी। तो इस वजह से लॉकडाउन जो है उस पर विचार इसलिए किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं उस 1 हफ्ते के अंदर बढ़ाई जा सकें, बेड्स बढ़ाए जा सके। मैं आपको एक और बात बता दूं कि चूंकि दिल्ली के अंदर टेस्टिंग कम हो रही है, दिल्ली के अंदर इसलिए मामले कम आ रहे हैं। अगर दिल्ली में आपका टेस्ट हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट जो है 4 या 6 दिन के बाद आ रही है। ठीक है राहुल, आप नजर बनाए रखिए, देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल आगे क्या अनाउंस करते हैं आज। लेकिन इस बीच आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए, अब डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विनय अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर श्रुति मलिक जो कि डायरेक्टर है रेडिक्स हॉस्पिटल की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक और डॉक्टर विनय अग्रवाल, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर श्रुति मलिक, सबसे पहले मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी आज कि RT-PCR निगेटिव आ रहा है, लोग करा रहे हैं, बहुत से लोगों की शिकायत है, लेकिन उनके बॉडी के अंदर पूरे लक्षण मौजूद हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए निदा जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। मैं यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में ये बताना चाहूंगी कि एक चीज होती है, कोई भी अगर टेस्ट होता है तो इसकी एक चीज होती है स्पेसिफिसिटी, दूसरी चीज होती है सेंसिटिविटी। इसका मतलब ये है कि अगर हम RT-PCR की बात करें तो ये 60 से 70% जो है इसकी सेंसिटिविटी है। इसका मतलब कि अगर किसी का टेस्ट हो रहा है तो 60 से 70% चांसेस है कि वो पॉजिटिव आएगा, बट 30% चांसेस है कि वो नेगेटिव भी आ सकता है, जिसको हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। मतलब वो जो मरीज है वो संक्रमित है बट फॉल्स नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि उसको सिम्टम्स आ रहे हैं
बट जो आरटीपीसीआर है वो उस तरीके से उसको जो है प्रॉपर तरीके से पहचान नहीं पाया वो टेस्ट। वो भी किस वजह से होता है ये मैं बता दूं। देखिए, जब भी हम आरटीपीसीआर करते हैं तो हम स्वैब लेते हैं। कई बार ये होता है कि स्वैब पूरा तरीके से नाक के अंदर ना गया हो या हमारा मुंह के अंदर से उसने वायरस को पूरी तरीके से जो है कंप्लीटली डिटेक्ट नहीं कर पाया हो, या ये भी रीजन होता है कि हो सकता है जिसने लिया हो उसके कोई मैकेनिकल एरर हो, लेने में जो है उसने बाहर से नाक के ले लिया हो, पूरा अंदर तक स्वैब को नहीं डाला हो, या तीसरी चीज जब वो लेकर जा रहा है स्वैब तो ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम है। जहां तक मैं स्पेसिफिसिटी की बात करूंगी, 99% स्पेसिफिसिटी है। इसका ये मतलब है कि अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है तो मतलब वो पॉजिटिव है। एक तो 10% है कि वो पॉजिटिव है, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको लक्षण आए हैं और उसके बाद भी आपका आरटीपीसीआर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो आप अपने लक्षणों से देखिए। अगर आप लग रहा है तो अगर आपको डॉक्टर की सलाह में लीजिए, वो आपको बताएंगे कि कौन से ब्लड मार्कर्स कराने हैं अगर आपका नेगेटिव आया है और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। और तीसरी चीज वो आपको ये बताएंगे कि हम रेडियोलॉजिकली जो है मतलब एक्सरे के थ्रू या फिर सीटी स्कैन के थ्रू हम उस चीज को डिटेक्ट करेंगे कि कहीं कोई निमोनिया तो नहीं है या लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम लोगों को इस समय ये जानना है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी जो है सिर्फ 66% है, तो हम लोग डॉक्टर के साथ टच में रह के और सारे पैरामीटर्स से भी पता कर सकते हैं। क्योंकि इस समय इतना ज्यादा पैंडेमिक फैला हुआ है, हम हर फीवर को सबसे पहले जो है वो कोरोना मान के चलेंगे और अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करेंगे और तुरंत टेस्टिंग कराएंगे। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि इस वक्त अगर हल्का भी फीवर आ रहा है तो हमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ठीक है, डॉक्टर विनय अग्रवाल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल, टेस्ट पॉजिटिव हो तो क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग हैं सोचते हैं कि घर में ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं क्योंकि अस्पतालों की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो अगर जो लोग पॉजिटिव आने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी से वो नहीं जूझ रहे हैं, तो घर पे ही अगर खुद को आइसोलेट कर ले तो घर पे रहकर उन्हें कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और उनके कोई खास सिम्टम्स नहीं है, हाँ। उस सिचुएशन में सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो सेल्फ आइसोलेशन कर लेना चाहिए, ताकि हम बाकी लोगों को संक्रमित ना करें जो घर के और लोग हैं। सबसे पहली तो सलाह ये है। उसके साथ साथ हम थोड़ी स्टीम लें। अगर हमको छोटी सी खांसी वगैरह है, हम पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं अगर हमको हल्का सा बुखार होता है। और लेकिन इसके साथ साथ हम अपने पल्स ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजनेशन को जरूर देखते रहें कि हमारा ऑक्सीजनेशन जो है वो 97, 98, 96 इस तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। थोड़ा सा सिम्टम्स पे ध्यान रखने वाली बात। इसके साथ साथ हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स बहुत लेने चाहिए, विटामिन सी और जिंक के सेवन से भी मदद मिलती है। तो इस तरीके की चीजें हमें करनी चाहिए। इसके साथ साथ जैसा इसका नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन है, मैं कहूंगा कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो एक वीडियो कंसल्टेशन अपने फिजिशियन के साथ जरूर ले लें, क्योंकि उसके साथ आपको अगर कोई छोटी सी उनको कोई एंटीबायोटिक कवर देना है या कोई उनको एंटीवायरल मेडिसिन ओरल आपको शुरू करनी है तो वो उनको उसको करने में मदद मिलेगी। लेकिन बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप तो संक्रमित हैं, आप बाकी लोगों को संक्रमित ना करें, इसलिए आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं और पूरी प्रिकॉशंस लें। ठीक है डॉक्टर श्रुति, ऐसे में एक चीज और ये जानना बहुत जरूरी है कि अक्सर देखा जा रहा है कि लोग पैनिक बहुत ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि घबराहट है, परेशान है, दहशत में है लोग। लगातार जितने मामले बढ़ रहे हैं और जो भयावह तस्वीरें आ रही हैं अस्पतालों की हो चाहे मौतों के आंकड़े की बात करें, इससे लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। ऐसे में अस्पताल जाने की जरूरत कब है मरीज को? कब तक वो घर पर रहकर खुद को सेफ महसूस समझे? देखिए, जब भी हम अपना ऑक्सीजनेशन लेवल को सबसे पहले देखते हैं, हम हर 6 घंटे पे अगर कोई मरीज ऐसा है जिसको लग रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, वो अपना पल्स ऑक्सीमीटर लगाए, अपने SpO2 मॉनिटर पे ध्यान रखे। जब हमें ऐसा लगे कि 93 के नीचे, देखिए ICMR, एम्स की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, इन सब में ये कहना है कि 93 के नीचे अगर आपका ऑक्सीजन लेवल जाता है तो आपको जो है वो हॉस्पिटल जाने की जरूरत हो सकती है। कि हम इसलिए इस बारे में ये कह रहे हैं कि 93 के नीचे, क्योंकि अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में अगर वायरस के जो शुरू के 4-5 दिन होते हैं, आपका बेस लाइन रहता है 96, 97 और बहुत धीरे धीरे गिरता है। बट जब 90 पहुंच जाता है उसके बाद सडन फॉल होता है हमारे ऑक्सीजन लेवल में। इसलिए मैं बताती हूँ, अगर आप अपने डॉक्टर के साथ जो है वो टच में रहेंगे, अपने पैरामीटर्स उनको बताते रहेंगे, अपने एक एक सिम्टम उनको बताते रहेंगे, तो वो आपको एग्जैक्ट टाइम पे गाइड करेंगे कि आपको कब जाने की जरूरत है। देखिए, जहां तक हम इस समय सेकेंड वेव कोविड 2.0 की बात कर रहे हैं, इसमें कई आप समझ लीजिए
80 से 85% लोग जो है वो तो घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं। 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो लोग इस समय जो है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। बट क्योंकि लोग इतना पैनिक में है, उनको लग रहा है कि कल के दिन अगर मेरे को हो गया, मेरा ऑक्सीजन गिर गया तो मेरे को बेड नहीं मिलेगा, तो लोग पैनिक में माइल्ड केसेस में भी जो है वो अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। वो घर पे भी रह के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं जिसमें हमें लगे कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हमारा ऑक्सीजन नीचे गिर रहा है, तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ जाएं और अपने मैं बार बार ये बोलूंगी, एक अपने सिम्टम पे ध्यान रखें। खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि देखिए हर दवाई का एक इंडिकेशन है। आपकी सिम्टम्स के हिसाब से ही आपको डॉक्टर बताएगा कि आपको कौन सी दवाई किस दिन पर लेनी है और आप उससे आराम से ठीक हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर वीरे, ऑक्सीजन का स्तर क्या है और कब तक हमें ये महसूस करना चाहिए कि अब हम खतरे से बाहर हैं या हम खतरे के अंदर हैं? कब हमें पता चलना चाहिए, क्या स्तर होना चाहिए ऑक्सीजन का? देखिए, नॉर्मली जब आपको बुखार आता है उसके 5-6 दिन तक तो माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, अगर आप इवन कोरोना पॉजिटिव भी है 4-5वें दिन तक। और उसके बाद से अगर आपका फीवर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपको सर्दी बहुत लग रही है, आपको हल्की सी ब्रेथलेसनेस शुरू हो रही है, या आपका कफ बहुत ज्यादा है और उस कफ का जो बलगम फंसता है उससे आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, इन सारे सिम्टम्स में, और साथ साथ अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी जांच कर रहे हैं वो 93-94 से नीचे जा रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं, ये थोड़ा ये बताते हैं कि आपका वायरल लोड जो है, जिस वायरस का जो लोड है बॉडी में वो बढ़ रहा है, जिसे हम साइटोक्राइन स्टॉर्म कहते हैं। और उस क्योंकि वो बढ़ रहा है तो वो एक खतरे का साइन है, और उस सिचुएशन में ये जरूर है कि आपको अपना आगे इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। जैसे श्रुति जी ने बताया कि एक्सरे और आगे जाके सीटी स्कैन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। और अगर सीटी स्कैन में भी आपका स्कोर जो है वो 6-7 से ज्यादा आ रहा है, 8-9 के करीब आ रहा है, या 10-11 से ज्यादा आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको हॉस्पिटलाइजेशन कराना जरूरी है, क्योंकि ऐसा उससे ये प्रतीत होता है कि आपके लंग्स काफी मात्रा में अफेक्टेड हैं और आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। सिटी स्कैन से वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या कंडीशन है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बक्सर से, जूना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? जूना, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अगर किसी के भी मन में कोई भी सवाल है, वो घर बैठे लगातार नंबर हम यहाँ पर दे रहे हैं, आप कॉल कीजिए, अपने सवाल पूछिए। डॉक्टर का पैनल यहाँ पर मौजूद है, वो आपको घर बैठे सलाह मशवरा देंगे, आपका इलाज करेंगे। क्योंकि इंडिया न्यूज की कोशिश यही है कि कोई भी परेशान ना हो, किसी के मन में कोई भी सवाल है तो वो डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकता है कि उसे आखिर क्या करना चाहिए। लगातार नंबर स्क्रीन पर आपके ऊपर आप देखेंगे आ रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और अपना सवाल पूछिए। दिल्ली से हरीश अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, आपका स्वागत है, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा 8 मार्च को मैंने इंजेक्शन लगवाया था, और पहला इंजेक्शन, और फिर मेरे को पहली अप्रैल को मेरे को कोविड हो गया और 14 दिन मैं क्वारंटाइन रहा हूँ। अभी मेरा जो इंजेक्शन ड्यू था वो अप्रैल में ड्यू था। अब मैं कब इंजेक्शन लगाऊं नेक्स्ट? जी, डॉक्टर श्रुति मलिक, वो 1 डोज ले चुके हैं, लेकिन इस बीच उन्हें कोविड हो गया, अब वो 14 डेज उनके कंप्लीट भी हो गए, तो वो जानना चाहते हैं कि वो नेक्स्ट डोज कब ले सकते हैं। देखिए, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि जो हमारी WHO की गाइडलाइन है, आप 8 से 12 हफ्ते तक जो है वो अपनी डोज ले सकते हैं। अगर उन्होंने कोविशील्ड लगाई है तो वो देख लें कि वो हमारा जो उसका इंटरवल होता है वो अराउंड होता है 6 से 8 हफ्ते का। अगर इन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है तो हम उसको मानते हैं 28 से 40 से 42 दिन का। और अगर इस समय वो इन्फेक्टिव है तो ऑब्वियसली वो वेट करें, क्योंकि इस समय आप स्प्रेडर भी हो सकते हैं वायरस के। आपके सिम्टम्स जब रिसाइड कर जाए तो विद इन 12 वीक्स आप कभी भी लगवा लीजिए। ठीक है हरीश, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी और लोग भी जो भी सवाल पूछना चाहते हैं हमें कॉल कीजिए, और डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आप सलाह मशवरा लीजिए कि अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं तो कैसे आप घर पर ही इलाज कर सकते हैं। जयपुर से नवीन अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। हेलो जी, पूछिए सवाल। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं 20 तारीख से दवाई खा रहा हूँ कोविड की। मेरे को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है और मैं सेल्फ आइसोलेट किया हुआ हूँ अपने आप को होटल में, और मेरी पल्स 96-97 आ रही है। लेकिन मेरे को अपनी फैमिली बॉम्बे जाना है, और बॉम्बे में मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो क्या मैं बच्चों के साथ अभी वहाँ जाके आइसोलेट हो सकता हूँ, फैमिली में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ?
देखिए, मैं आपको आवाज गूंज रही है जी। नहीं, आ रही है डॉक्टर विनय, बोलिए आप, आ रही है आपके पास। मेरा आपको सलाह है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आपको 5-6 दिन हुए हैं तो आप ट्रैवल नहीं कीजिए, अपने सेल्फ आइसोलेशन में ही रहें, क्योंकि आपका परिवार के साथ जाना और वहां तक पहुंचना वो बहुत लोगों को संक्रमित कर सकता है, और आपका अपने परिवार के साथ रहना भी परिवार के लिए भी खतरनाक है। आपने 5-6 दिन निकाल लिए हैं, 4-5 दिन और 6 दिन और हिम्मत कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आप स्वास्थ्य लाभ लेंगे और उसके बाद जब आप नेगेटिव आ जाए तो आप अपने परिवार से मिल सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है विनीत आपको, क्योंकि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो बेहतर होगा कि बच्चों से, फैमिली से आप दूरी ही बनाए रखें, उसके बाद ही आप सफर करें। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और बाकी ललिता अगली कॉलर हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुकी है। ललिता, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी ललिता, सवाल पूछें। हेलो जी ललिता, आपकी आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब ने आपका नमस्ते भी ले लिया है, अपना सवाल पूछें। सर, मेरे दोनों बच्चे पॉजिटिव आए हैं। जी हाँ जी। हाँ 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 डॉक्टर साहब, मेरे ना दोनों बच्चे पॉजिटिव आए हैं, जी, तो उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लें? देखिए, आपके दोनों बच्चे पॉजिटिव आए हैं तो उनका तो ध्यान रखने वाली बात है, उन दोनों को आप सेल्फ आइसोलेट कर दें और अपने को भी उनसे आइसोलेट कर लें, बिकॉज उनसे आपको संक्रमण नहीं होना चाहिए। और जहां तक अगर बच्चे आपके दोनों पॉजिटिव हैं और उनके माइल्ड सिम्टम्स हैं, उस सिचुएशन में भी मैं कहूंगा कि आप अपने फैमिली फिजिशियन से बात करें और जैसा वो सजेस्ट करें उस तरीके से करें, घबराएं नहीं। बट आइसोलेशन इसमें बहुत जरूरी है, और क्योंकि परिवार छोटे होते हैं, छोटे उसमें हैं, तो आपका भी उससे आइसोलेट रहना जरूरी है ताकि आप भी संक्रमित ना हो। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ शत्रुघ्न जो कि बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। जी पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? शत्रुघ्न, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछें। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है शत्रुघ्न, आप एक बार वापस अपना सवाल दोहराएंगे? शायद संपर्क टूट गया है। आगे आप हमें दोबारा से फोन मिलाइए, दोबारा से कॉल कीजिए, आपके सवाल का जवाब हम देंगे। डॉक्टर श्रुति मलिक, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ऑक्सीजन का लेवल का उम्र से क्या रिश्ता है? देखिए, हो क्या रहा है कि अगर हम एल्डरली एज में जाते हैं जहाँ पे कि कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा है, तो उनमें ऑक्सीजन लेवल जो है वो कई बार जो है वो फॉल कर सकता है। बट यंग लोगों में ऑक्सीजन लेवल इतना ज्यादा, क्योंकि उनमें इतनी कोमॉर्बिडिटीज नहीं होती हैं, तो ऑक्सीजन लेवल इतना ज्यादा फॉल नहीं कर रहा। बट क्योंकि हमने ये चीज फर्स्ट वेव में देखी थी, सेकेंड वेव में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ रहा है कि ये वायरस हर एज ग्रुप को इफेक्ट कर रहा है और सबका ऑक्सीजन लेवल जो है ऑलमोस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वो बच्चा है, मतलब यंग है, बच्चा इन द सेंस कि 18 साल से ऊपर है, एक एडल्ट है, या फिर जो एल्डरली है, उन सब में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग डॉक्टर श्रुति, मैं आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, इसका जवाब आपसे कंटिन्यू हम करेंगे। कोमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगली कॉलर। कोमल, अपना सवाल पूछें, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, एक्चुअली कुछ 5 अप्रैल के आसपास मेरे हस्बैंड को फीवर आया था। फिर धीरे धीरे उनके सारे सिम्टम्स आए, उनको टेस्ट आना बंद हो गया, उनको स्मेल आनी बंद हो गई। हमने चेक कराया, दोनों नेगेटिव आए। उसके 1 वीक बाद फिर मेरे अंदर भी सेम सिम्टम्स डेवलप हुए, लेकिन हमारी टेस्ट नेगेटिव आई, लेकिन RT-PCR भी और एंटीजन भी, लेकिन बॉडी में वीकनेस और टेस्ट ना आना, स्मेल ना आना, फीवर आना, कफ होना, वो सब कंटिन्यू था। जी डॉक्टर श्रुति, क्या कहेंगी? कि जहां तक मैंने अभी बताया था कि RT-PCR जो है वो 60 से 70% ही सेंसिटिव है, और रैपिड एंटीजन की हम जहां बात करते हैं वो 50% सेंसिटिव है। इसका मतलब कि हमें अपने सिम्टम्स पे ज्यादा ध्यान देना है। टेस्ट हो सकता है फॉल्स नेगेटिव आया हो या हो सकता है फॉल्स पॉजिटिव आया हो, बट मैं यहाँ बताऊंगी अगर आपके पास सिम्टम्स हैं तो आप अपने आप को इस समय कोविड मान के चले, क्योंकि देखिए जितने सिम्टम्स है, अगर जैसे इन्होंने बताया लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल हुआ, ये सब कोरोना के सिम्टम्स हैं। तो हम
अपने आप को पॉजिटिव मान के चलेंगे ऐसे केस में, और हम अपने आप को आइसोलेट करेंगे, और उसके लिए अगर हमें जरूरत है डॉक्टर से बात करेंगे, वो बताएगा सीटी स्कैन कराने की जरूरत है। सीटी स्कैन करा के, क्योंकि वो 100% कंफर्मेटरी होता है, हमें उससे ये पता चल जाता है कि कितना इन्वॉल्वमेंट है, और हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अपना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस समय इतना ज्यादा फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है, तो हम बहुत ज्यादा उस पर रिलाई नहीं कर रहे हैं, हम और पैरामीटर्स को ध्यान में ले रहे हैं। बट क्योंकि आपके सिम्टम्स कोरोना जैसे हैं, तो हम आपको पॉजिटिव ही मानेंगे। ठीक है। अगले कॉलर मध्य प्रदेश से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, हमें बुखार चढ़ी थी 2-3 दिन पहले। जी पूछिए आगे। हेलो जी अमित, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए आगे। 2-3 दिन से आपको फीवर है? हाँ, 5-6 दिन पहले फीवर था, 2-3 दिन के लिए, लेकिन फिर वो ठीक हो गया। तो अब तो नहीं है, लेकिन भूख नहीं लग रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। डॉक्टर विनय अग्रवाल, उनको फीवर आया था 5-6 दिन पहले, वो कह रहे हैं वो 2 दिन ठीक भी हो चुके हैं 2 दिन से, लेकिन उनको भूख नहीं लग रही है। देखिए, अगर आपको बुखार था और अब नहीं है और भूख नहीं लग रही है, तो मुझे लगता है कि आपको 1-2 दिन और इंतजार कीजिए और परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है उसके बाद कि बुखार दोबारा से लो ग्रेड बुखार है या 99 बुखार चल रहा है, या आपको भूख के साथ साथ टेस्ट भी नहीं आ रहा है और आपको कुछ और प्रॉब्लम महसूस हो रही हैं, तो उस सिचुएशन में आप अपना RT-PCR जरूर टेस्ट कराएं कोरोना का। ठीक है अमित, आप अपना RT-PCR जरूर कराएं। 1-2 दिन आप वेट कीजिए, जैसे डॉक्टर विनय अग्रवाल ने आपसे जानकारी साझा की। उसके बाद भी अगर आपकी कंडीशन ऐसी ही रहती तो आपको RT-PCR टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। डॉक्टर श्रुति, आप अपनी अब बात पूरी कीजिए। मेरा आपसे सवाल था कि ऑक्सीजन लेवल का उम्र से क्या रिश्ता है? हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रही थी कि हमें इस समय जो ऑक्सीजन हमारा लेवल है, वो हर एज ग्रुप में फॉल कर रहा है, इक्वली फॉल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि हम लोग सबकी लंग कैपेसिटी होती है, इसीलिए हम लोग बार बार ये इस चीज पे जो है वो फोकस कर रहे हैं कि आप अपनी जो ऑक्सीजनेशन लेवल है उसको अच्छे से रखिए, प्राणायाम करिए, लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस करिए। तो अगर इस समय हम, क्योंकि ऑक्सीजन इस वायरस में देखा गया है बहुत शार्प फॉल कर रही है इस स्ट्रेन में, आई से जो हमारी कोविड 2.0 की है, और हमारा इस स्ट्रेन का जो है इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। अगर आप देखिए पहले, अभी अगर WHO की मैं आपके सामने एक डेटा लाऊं, 5 में से हर 2 से 3 लोगों को इस बार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, और शायद इसीलिए हमारे देश में ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हो गई है और लोग हॉस्पिटल की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। तो हमें इस समय अपने ऑक्सीजनेशन लेवल पे बहुत ध्यान रखना है और हर 6 घंटे पे मॉनिटर करना है। निता जी, मैं बताऊंगी, हर 6 घंटे पे हमें अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन को लेवल को मॉनिटर करना है। और उसकी वजह से अगर हमने ये चीज कर लिया तो हमारा एकदम से हम हाइपोक्सिया में नहीं जाएंगे, मतलब हमारे को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, और हम अपने आप को जो है वो कोशिश करके घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, और अगर जरूरत होगा तो हम राइट टाइम पे हॉस्पिटलाइजेशन होगा और हम अपने आप की अपनी लाइफ बचा सकते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर श्रुति मलिक और डॉक्टर विनय अग्रवाल, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे साथ एक कॉलर भी बने हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल एक नजर डाल लेते इस वक्त की हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट जारी, LNJP समेत कई अस्पतालों में कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची, खतरे में सैकड़ों जिंदगी। दिल्ली में सख्ती के बीच नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 1 हफ्ते और बढ़ सकती है लॉकडाउन की मियाद, आज फैसला लेंगे CM केजरीवाल। देश भर में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से हाहाकार, 24 घंटे में 3.5 लाख नए बीमार, 2760 मरीजों ने तोड़ा दम, युद्ध स्तर पर चल रहा है अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम। 3 राज्यों में कोरोना से कोहराम, दिल्ली में हर घंटे 1000 नए बीमार, महाराष्ट्र में 67,000 नए मरीज, यूपी में नए केस 37,000 के पार। भारत बायोटेक ने तय की कोवैक्सीन की कीमत, राज्य सरकारों को 600 और केंद्र सरकार को 150 रुपये में मिलेगा टीका, निजी अस्पतालों को देने होंगे 1200 रुपये। पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है।
ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी थी। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। हॉस्पिटल में थे, उन्होंने कहा कि अब ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, अपना पेशेंट ले। तो लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोग अपने से दूर होते चले जा रहे हैं। न जाने कितनी मौतों का आंकड़ा। सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई है, क्योंकि कोरोना उनको शायद उससे वो बच भी जाते, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौत हुई है, क्योंकि वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। दिल्ली में बहुत ज्यादा बुरा हाल है, लगातार किल्लत है और लगातार खबरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि कौन से अस्पताल में कितने घंटे की ऑक्सीजन बची है और कितने मरीज ऐसे हैं जो अभी वहां भर्ती है और उनको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, क्योंकि हालत उनकी गंभीर है। ऐसे में एक अहम खबर ये आती है कि जायडस की वेराफिन दवा को डीसीजीआई की मंजूरी मिल गई है। और दरअसल इसका जो 1 हफ्ते में कोरोना नेगेटिव करने वाली दवा का ये जो दावा है वो किया जा रहा है और अब इसको मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि ट्रायल्स में दवा के नतीजे शानदार रहे हैं। जायडस का दावा है कि इसके इस्तेमाल के बाद 7 दिन में 91.1% कोरोना मरीजों का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है। और साथ ही साथ कंपनी ने यह भी दावा किया है कि अगर कोरोना होने के शुरुआती दिनों में वेराफिन दी जाती है तो मरीज को कोरोना से उबरने में मदद मिलेगी और उसको कम तकलीफ होगी। ये दवा सिर्फ डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी मरीज को दी जाएगी। इसे अस्पतालों में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये दावा है कि 1 हफ्ते में कोरोना नेगेटिव वाली ये दवा है। डॉक्टर्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हमारे कॉलर नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? नीरज, पूछिए अपना सवाल। शायद नीरज की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं वापस से डॉक्टर्स का रुख करूंगी। जिस तरीके से डॉक्टर विनय अग्रवाल, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, 1 हफ्ते में नेगेटिव करने वाली दवा की बात कही जा रही है, कितनी कारगर है ये दवा? देखिए, अभी इसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं और जिस तरीके से जायडस ने क्लेम किया है, अभी इस्तेमाल नहीं की गई ये दवाई, लेकिन एंटीवायरल मेडिसिन है और उनका ये कहना है कि 1 हफ्ते में ठीक होगी। इस समय तो कोई भी दवाई जो कि इनिशियल ट्रायल के बाद मार्केट में आती है और इस तरीके के क्लेम करती है, मुझे लगता है क्लेम तो तभी होंगे जब तक वो टेस्ट नहीं होगी। और इससे अच्छा समय नहीं है अब आज के दिन का कि जब हम ये पेशेंट्स पे कर सकते हैं एंटीवायरल ड्रग को। एंटीवायरल तो हमें चाहिए ही मेडिसिन, और अगर ये जब तक कोई कई थाउजेंड पेशेंट्स पे जब तक ये ट्राई नहीं होगी तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, कोई भी दवाई और किसी रिसर्च और उसके अपने साथ बाद आती है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। और इस समय कोई भी चीज जो रामबाण के रूप में हमारे को आ रही है, वो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल। हमारे कॉलर नीरज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। नीरज, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने ना दोनों वैक्सीनेशन करवाई है। हाँ। तो एक तो मार्च में करवाई थी, अब 45 डेज बाद दूसरी करवाई है। लेकिन दोनों में मेरे को कोई फीवर वगैरह कोई इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। तो उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है वो उसका कोई इफेक्टिवनेस पे कुछ असर हो या कुछ ऐसा? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा नहीं होता। फिर भी डॉक्टर श्रुति मलिक से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक। नहीं नीरज, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर फीवर आपको नहीं आया है तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये एक माइल्ड साइड इफेक्ट है जो कभी कभी होता है पोस्ट वैक्सीनेशन। कोई भी वैक्सीन लगाएंगे, बट इसका आपकी इफेक्टिविटी से या आपका जो वैक्सीन आपके ऊपर जितनी एफिकेशियस होगी उससे इसका कोई भी लेना नहीं है। तो बिल्कुल चिंता ना करें अगर आपको बुखार नहीं आया। ठीक है, बाकी आप लोग भी और जो इस वक्त देखते हैं घर बैठे डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। आप हमें फोन कीजिए। कोविड ओपीडी लगातार यहाँ पर खुली है। 01161362114 ये हमारा नंबर है। आप इस पे हमें फोन कीजिए और डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। अमित दिल्ली से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है तो पूछिए अपना सवाल। चलिए, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो। और मैंने जो है 9 मार्च को जो है पहला कोविशील्ड का अपना वैक्सीनेशन लिया था। हाँ। उसके बाद 9 अप्रैल को 8 अप्रैल को जो है मुझे कोविशील्ड ये दोबारा से कोविड आ गया, पॉजिटिव आ गया। आज 17 दिन हो चुके हैं और मैंने बिल्कुल, मेरे कोई सिम्टम नहीं है। और क्या मैं दूसरे डोज के लिए जा सकता हूँ क्या? वैसे बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, कोई भी सिम्टम नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह सब ठीक है। डॉक्टर विनय अग्रवाल।
वो एक डोज ले चुके हैं, लेकिन 17 दिन कोविड पॉजिटिव भी हो गए थे डोज लेने के बाद। अब वो जानना चाहते हैं कि हालांकि उन्हें कोई अभी लक्षण महसूस नहीं हो रहा, ठीक है, स्वस्थ हैं वो, लेकिन क्या दूसरी वैक्सीन के लिए वो जा सकते हैं? हाँ अमित जी, आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगाया था जैसा आपने बताया, और उसके बीच में 9 मार्च को आपने लगाया था और आपको उसके बीच में फीवर हुआ, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। वैसे भी हम कोविशील्ड के लिए अब हम कहते हैं कि 8 हफ्ते के बाद और 8 हफ्ते से 12 हफ्ते के बीच में आप वैक्सीन लगा सकते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप कभी भी अपनी वैक्सीन लगाने के लिए जा सकते हैं। ठीक है अमित, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर श्रुति मलिक, अभी ठीक है, अंशु अगली कॉल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं पहले। अंशु, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम आज मुझे 1 हफ्ते से कोई चीज खाते हैं मैम तो किसी चीज का स्वाद नहीं लगता है और न ही किसी चीज की मुझे महक आती है। मैं बहुत परेशान हूँ। बाकी मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं, जुकाम भी है और कफ भी आता है। आपने टेस्ट कराया अभी तक अपना? नहीं मैम, टेस्ट नहीं कराया। एक्चुअली मुझे टाइफाइड था तो उसकी दवा फिलहाल चल रही है। अभी पास में ही डॉक्टर रहते हैं तो वहाँ पे जो मशीन होती है कोविड-19 की मतलब चेक कराने वाली, उसे तो चेक करते रहते हैं। तो टेम्परेचर ऐसा कुछ नहीं है, बट मैम मुझे किसी चीज का ना ही टेस्ट आता है ना ही मुझे कोई चीज लगता है। ठीक है, डॉक्टर श्रुति मलिक से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर श्रुति, उनका ये कहना है कि उनको टाइफाइड हुआ था बट उनको बाकी और कोई सिम्टम्स नहीं है, बट उनको स्वाद नहीं आ रहा है, क्या करें? वो टेम्परेचर भी उनका ठीक है। हाँ देखिए, कोरोना में जो है ये भी एक सिम्टम है कि लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल। तो मैं इनसे ये कहूंगी कि अपने आप को मान के चलें कि इनको कोविड है, ये अपने आप को आइसोलेट कर ले, बट उसके मुताबिक भी इनको टेस्ट कराना बहुत जरूरत है, क्योंकि टेस्ट से हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि और क्या चीजें इनको डेवलप हो रही हैं और उस हिसाब से ये ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन से या उनसे इन पर्सन मिलके जो है वो फिजिशियन से ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी और लोग भी लगातार स्क्रीन पर नंबर हमारा है, घर बैठे आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, कॉल कीजिए, सवाल पूछिए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब आपका संदीप हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं अगले कॉलर। संदीप, स्वागत है आपका, पूछिए संदीप, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम नमस्कार, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे 13 अप्रैल को फीवर आया था और वो फीवर मुझे 15 अप्रैल तक रहा। उसके बाद फीवर नहीं है। मुझे 18 अप्रैल को मैंने अपना RT-PCR टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया, लेकिन 20 अप्रैल को मेरी स्मेलिंग पावर चली गई और अभी तक वो सिर्फ 10% ही है। उसके अलावा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा ऑक्सीजन लेवल सही है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो मैं इसको क्या समझूं कि मेरी अभी सिचुएशन क्या है, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ नहीं हूँ, क्या है? ठीक है, डॉक्टर विनय अग्रवाल। देखिए, अगर आपका फीवर सिर्फ 2 दिन रहा और उसके बाद से आपको अभी समय कोई तकलीफ नहीं है, एक्सेप्ट आपका टेस्ट जो है और स्मेल पावर गई है, अगर इफ यू थिंक दैट आपको ये इससे चिंता का विषय नहीं है, तो मुझे लगता है आप निश्चिंत हो जाएं। लेकिन सेफर साइड पे हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि आपको आज 10 दिन हो गए इस बात को। एक बार अपना RT-PCR टेस्ट करा लें तो या एंटीजन टेस्ट करा लें। जब आपको वो टेस्ट नेगेटिव आएगा तो आप में एक नया डिफरेंट किस्म का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो उस टेस्ट को कराने की आवश्यकता है। ठीक है, डॉक्टर विनय अग्रवाल और डॉक्टर श्रुति मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इतना कीमती वक्त अपना देने के लिए ऐसे वक्त में। लेकिन हमारी भी कोशिश है कि उन लोगों तक हम उन सही जानकारी पहुंचाएं जो इस वक्त हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जाना इस वक्त बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा किल्लत है, डॉक्टर्स की कमी है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। ऐसे में अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमारी कोशिश है कि आपको घर बैठे हम सलाह मशवरा दिलवाएं, आपको घर बैठे हम इलाज करवाएं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी ताकि इस वक्त मुश्किल वक्त में इंडिया न्यूज आपकी आवाज बनकर खड़ा रहे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। तेजी से